नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घर से बाहर निकलते ही बड़ा सा बाउंड्री बिल्कुल आंगन की तरह सजा रखा था प्रेमलता जी ने। और उस आंगन में एक बड़ा सा घने छायादार वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे और प्रेमलता जी हर सुबह पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज दाना चुगने नीचे आते थे। पर आज इस आंगन की रौनक ही कुछ और थी, क्योंकि प्रेमलता जी की छोटे बेटे विजय की शादी थी। प्रेमलता जी बहुत खुश थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विजय का चेहरा एकदम उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू शादी में क्यों नहीं आए, प्रेमलता जी के नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो प्रेमलता जी किसी को बता नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसीलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसीलिए नहीं आई। कोई कहता प्रेमलता जी का स्वभाव कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा, देखना कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। खैर, बड़े ही धूमधाम के साथ विजय का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ विजय अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। विजय तो घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। विजय चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता और पिताजी है नहीं, अगर वह इस दुनिया में होते तो माँ को जरूर समझाते। विजय की नई नवेली पत्नी शालिनी का स्वभाव समझदारी और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह शालिनी को जानता ही कितना था, कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह शालिनी को पहले ही सब कुछ समझा देगा कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। रात को विजय ने अपनी पत्नी से कहा, शालिनी अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। शालिनी ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए विजय? शादी के समय मेरे रिश्तेदारों ने इस बात का जिक्र कई बार किया था। विजय ने बिना कुछ छिपाए शालिनी को सब सच सच बता दिया। विजय ने बताया विजय ने बताना शुरू किया, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, किंतु एक दिन माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। इतना कहकर विजय एकदम शांत हो गया। फिर शालिनी बड़ी उत्सुकतावश पूछी कि ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप यह क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह से वो दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना ट्रांसफ़र ही दूसरे शहर में करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। शालिनी ने धीरे से बीच में कहा, हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। पता नहीं शालिनी, लेकिन माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को शूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं।
तुम तो जानती हो शालिनी, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं। एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर लगता वह कटु वचन लगते हैं, उसे ऐसा आघात पहुंचता है कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है शालिनी। मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पिताजी के जाने के बाद माँ ने ही हमारा ध्यान रखा, इसीलिए हमें हमेशा यही रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? विजय, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब कुछ संभाल सकूँ। विजय, एक बात बताओ, क्या माँ को अभी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं शालिनी, उनके दिल में क्या चल रहा है, किसी को कुछ बताती तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। विजय और शालिनी की सुहागरात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। विजय को यूं उदास देखकर शालिनी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, विजय, मुझ पर भरोसा रखो। और विजय शालिनी को अपने बाहों में भर लिया। दूसरे दिन सुबह उठकर शालिनी ने कहा, विजय, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब कुछ करूँगी जैसा वह चाहती हैं। थैंक यू शालिनी, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। उसी सुबह से ही शालिनी की संघर्षों भरी जीवन की शुरुआत हो गई। उसने विजय को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसके मन में तूफान उठा था, कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह। हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली प्रेमलता जी धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, शालिनी के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब शुरू हो गया। विजय की बात को ध्यान में रखते हुए शालिनी ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। प्रेमलता जी की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली शालिनी अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी प्रेमलता जी का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। उन्होंने एक बेटे बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया, और नहीं तो प्रेमलता जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण शालिनी के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। विजय पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि शालिनी कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन शालिनी की चेहरे की झूठी मुस्कुराहट विजय के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी शालिनी की आंखों में डबडबाए आंसू और मुरझाया चेहरा विजय को दिख जाते थे। तब विजय का मन बैठ जाता। क्या करूं? कैसे परिस्थिति को सुधारूं? बेचारा समझ ही नहीं पाता। प्रेमलता जी हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गईं। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। प्रेमलता जी के बाहर आने से पहले काम वाली बाई ने आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। प्रेमलता जी ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब उन्होंने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर प्रेमलता जी दुखी हो गईं। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। वह अपने मन में सोच ही रही थी कि विजय आया और बोला, देखो माँ, हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसीलिए वह भी यहाँ से चले गए। किसी को
और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने। जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। अच्छा अच्छा माँ, अब मैं निकल रहा हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। विजय की बातों को सोचते हुए प्रेमलता जी अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नज़र डाली, जो उससे आज इतना शून्य खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पक्षी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा बहू और उसका बेटा अवी रहा करते थे, वह भी इतना सोचते सोचते ही वह उठ खड़ी हो गई। फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उन्हें अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी, वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उनके बोझ तले प्रेमलता जी का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही हैं। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बहू जैसा प्यार ना दे पाई। पश्चाताप के आंसू उनके आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पूछने के लिए आज तो उनके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे भी उनसे गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वह क्या करेंगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने प्रेमलता जी को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही प्रेमलता जी ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। शालिनी अचरज भरी नजरों से देखने लगी। अपनी सास के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर शालिनी फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रेमलता जी के मुंह से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था शायद आज सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। माँ कोई कमी नहीं निकाल पाई। बहू बहू कहकर शालिनी को आवाज़ लगाने वाली प्रेमलता जी आज दोपहर से उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी सासू माँ के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर शालिनी बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर प्रेमलता जी खुद भी बेहद खुश थी। उनके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी बहू के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम में अच्छाइयां देख रही थी, और ऐसा करके उन्हें भी बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। अब तो शालिनी के हर काम में प्रेमलता जी मदद भी करने लगी, क्योंकि शालिनी माँ बनने वाली जो थी उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। विजय अब हर रोज़ शालिनी और माँ दोनों को खुश देखता और खुद भी खुश हो जाता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। एक दिन रात को डिनर करते समय विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, भैया का फ़ोन आया था, उनकी आवाज़ सुनकर उनसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। थोड़ी देर प्रेमलता जी बिल्कुल शांत रहीं, फिर धीरे से उठकर गईं और जाकर सीधे फ़ोन उठाया। आज अपना अहंकार छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फ़ोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से प्रतिभा बहू ने फ़ोन उठाया, उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। प्रेमलता जी कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर प्रतिभा माँ की आवाज़ पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ, कैसी हैं आप? बस इतना ही मुश्किल से बोल पाई थी और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों सास बहू से कुछ बोला नहीं जा रहा था सिवाय रोने के। तब तक शालिनी भी वहां आ गई। उसने प्रेमलता जी के कंधे पर धीरे से हाथ रखा तो अपने आप को संभालते हुए प्रेमलता जी ने कहा, प्रतिभा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन स्पीकर पे था। प्रेमलता जी का बड़ा बेटा अजय भी वहीं पर था
वह भी सुनने लगा। प्रतिभा ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, इस शादी में तुम तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, यदि तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। और प्लीज़ माँ, आप रोना बंद कर दो। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपके गुस्से में बोली बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था। पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। प्रतिभा ने फोन रखने के बाद जैसे ही अजय की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने प्रतिभा को गले लगाते हुए कहा, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतजार था। अब तो ऐसे लग रहा है कि माँ के पास अभी चला जाऊं। कुछ दिनों पूर्व शालिनी के चेहरे पर छाई उदासी देखकर विजय के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात शालिनी के चेहरे की खुशी देखकर वह सोता था, चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। वह सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव न आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। प्रेमलता जी सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती हैं, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसीलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ हैं, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी प्रेमलता जी आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। कुछ दिन बाद शालिनी ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। प्रेमलता जी चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे के शादी के बाद क्यों उनका मन इतना छोटा हो जाता है। शायद पति के इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद बेटा भी उन्हें छोड़कर ना चला जाए, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उनका व्यवहार इतना बदल गया होगा। लेकिन समय रहते उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया, जिससे उनका परिवार फिर से हरा भरा हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।